नमस्ते, मेरा नाम है अंशुमान और यहाँ पे हम लोग इकोनॉमिक सर्वे का एक पूरी सीरीज शुरू किया है जिसमें कि पहली बार फर्स्ट टाइम ऑन दिस प्लेनेट यहाँ पे हम इकोनॉमिक सर्वे को डिटेल में देख रहे हैं। रियल इकोनॉमिक सर्वे आप सबके सामने है, गवर्नमेंट का डॉक्यूमेंट, नो समरी, फुल यहाँ पे डिस्कशन होगा। सारी इंपॉर्टेंट चीज को मैंने यहाँ पे हाईलाइट कर रखा है, जो भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, जितने ग्राफ हैं, जितने चार्ट हैं, उसे एक्सप्लेन करने का प्रयास किया जाएगा, जिससे कि आपकी मेंस के साथ इंटरव्यू तक की प्रिपरेशन हो जाएगी। प्रीलिम्स तो होगा ही होगा, प्रीलिम्स का तो कोई कुछ नहीं कहना। प्रीलिम्स के साथ मेंस की भी पूरी तैयारी होगी और साथ ही आपकी इंटरव्यू तक की तैयारी होगी। 70% तैयारी आपकी इकोनॉमिक्स की इस इकोनॉमिक सर्वे के माध्यम से हो जाएगी। ठीक है। आई होप कि आप पिछले लेक्चर्स को देख पा रहे होंगे। नहीं देख रहे तो अभी जाकर के रेफर कीजिए, प्लेलिस्ट में 2 लेक्चर आ चुके हैं, ये तीसरा लेक्चर है उस सीरीज का। उससे पहले मैं एक बात और आपको बताना चाह रहा हूं कि यहाँ पर मैंने एक सीरीज शुरुआत कर रखा है जिसमें कि प्रीलिम्स क्रैश कोर्स है। ठीक है। फ्री ऑफ कॉस्ट लाइव क्लासेस प्रोवाइड की जा रही है। आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने उस लाइव क्लास को रिकॉर्ड करके भी डाल रखा है, तो यदि आप भी लाइव क्लास में जुड़ना चाहते हो तो जुड़ो। ठीक है, आप सबका स्वागत है। नीचे कमेंट करो, मैं आपको तरीका बताऊंगा लाइव क्लास में जुड़ने का। और चलो इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। देखो, शुरुआत का हम लोग फर्स्ट लेक्चर हम लोग देख चुके हैं। ठीक है, फर्स्ट लेक्चर में सारी समरी थी, सेकंड लेक्चर में उसी का एक्सटेंडेड वर्जन था। ये थर्ड लेक्चर है जिसमें कि स्टार्टिंग 1.8 से है। ठीक है, 1.8 पॉइंट है जिसमें ये कहा गया है कि जो नॉन फाइनेंशियल सेक्टर का जो डेट है, मैक्सिमम इकोनॉमी का राइज किया है। आपको कि सर ये नॉन फाइनेंशियल सेक्टर क्या है और नॉन फाइनेंशियल सेक्टर का डेट क्या है। देखो, सिंपल सी बात है। फाइनेंशियल सेक्टर क्या होगा? गवर्नमेंट, आरबीआई, बैंक, ये तीन। ठीक है। ये जो है ये आपका क्या है? ये आपकी फाइनेंशियल सेक्टर है। अगर यहां से कोई लोन लेगा तो ये होगा फाइनेंशियल सेक्टर डेट। ठीक है। यानी कि आप बैंक से कर्ज लोगे, उधार लोगे, ठीक है, तो वो क्या कहला जाएगा? फाइनेंशियल सेक्टर डेट। इसके अलावा यदि आप कहीं से लोगे तो क्या कहलाएगा? नॉन फाइनेंशियल सेक्टर डेट। ठीक है। इसके अलावा भी आप लेते हो क्या? डेफिनेटली। आप एक्सटर्नल कॉमर्शियल बोरोइंग करते हो। ठीक है, विदेश से पैसा लेते हो आप, प्राइवेट लोग से पैसा लेते हो। ठीक है, आप प्राइवेट लोग से बोरोइंग करते हो। ठीक है, आप प्राइवेट लोग से बॉन्ड इशू करते हैं, वो सारी चीज है। तो ये सारा क्या है? नॉन फाइनेंशियल सेक्टर डेट। ठीक है, ये मैक्सिमम इकोनॉमीज का, मोस्ट इकोनॉमीज का इंक्रीज किया है। ठीक है, ये लिखा हुआ है। 2008 से ही ये इंक्रीज करता जा रहा है एज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी। ठीक है, ये लगातार इंक्रीज करता जा रहा है। जबकि ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस स्ट्रक की थी, जबकि ग्लोबल 2008 में फाइनेंशियल क्राइसिस आई थी, उस टाइम से लगातार इंक्रीज करता जा रहा है। लेकिन कहा गया है कि इंडिया उन चुनिंदा देशों में से है जहां पे कि डेट बर्डन जो है वो कम हुआ है ओवर दिस पीरियड। कर्ज जो है भारत के ऊपर ये कम हुआ है, डेट बर्डन जो है वो कम हुआ है। क्यों? उसका रीजन दिया मेनली बिकॉज, क्यों दिया गया है? ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। बिकॉज कंट्रीज बैंकिंग सेक्टर बैलेंस शीट क्लीन अप। कंट्री का जो बैंकिंग सेक्टर है ना, ये इसका बैलेंस शीट क्लीन अप हुआ है। देखो क्या है, अपने इधर क्या है, एनपीए की समस्या बहुत अधिक हो गई थी, नॉन परफॉर्मिंग एसेट की समस्या। उसको अलग अलग स्कीम ला करके, ठीक है, अलग अलग स्कीम लाया गया, जिसमें कि आपको ऐसा ऐसा स्कीम ला गया जो कि एफआरबीएम एक्ट लेकर के आया गया। ठीक है, उसके बाद फिर ऐसा लेकर के आया गया कि मतलब एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी सब बनाई गई। आपको इन सब में डिटेल में बताएंगे आगे। ठीक है, तो ये सारी चीजें सब लाया गया, जिससे ये क्या हुआ कि यहाँ पे बैंक की स्थिति सुधरने लग गई। तो बैंक का, बैंकिंग सेक्टर का ये जो बैलेंस शीट है ये क्लीन अप होने लग गया, ये साफ सुथरा होने लग गया। और साथ ही कॉर्पोरेट सेक्टर का भी यहाँ पे अच्छा होने लग गया सब चीज। ठीक है, डी लेवरेज करने लग गया एक्सरसाइज को। ठीक है, ये पैसा उन लोग को भी मिलने लग गया, कॉर्पोरेट सेक्टर को भी। तो ये चीज है बेसिकली। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है आपको। ठीक है, रीजन में उसके बाद फिर ये टेबल दे रखा है आपका। ठीक है, कि कोर डेट कैसा है और कोर डेट कैसा है सबके केस में, इतना इंपॉर्टेंट टेबल नहीं है, देख लेना आप। ठीक है, उसके बाद फिर हम यदि बात करें, देखो इकोनॉमिक ग्रोथ रिमेन रिजिलियंट। ठीक है, इकोनॉमिक ग्रोथ जो है ये कैसे, क्या चीज रहा है? रियल जीडीपी फाइनेंशियल ईयर 2020 के लेवल में, ग्रोथ लेवल में। ठीक है, देख लो, कोई खास नहीं है इसमें। ठीक है, ये देखो, ब्रॉड बेस्ड ग्रोथ ड्रिवन बाय डिमांड एंड इन्वेस्टमेंट। देखो ये चीज है, ईयर ऑन ईयर ग्रोथ क्या हुआ है रियल जीवीए कंपोनेंट में। ठीक है, देखो यहाँ पे क्या चीज है, फाइनेंशियल ईयर 19 से लेकर के 23 तक का डाटा दे रखा है। ठीक है, और कहा गया है कि ईयर ऑन ईयर ग्रोथ कैसा रहा है रियल ग्रॉस वैल्यू एडेड कंपोनेंट में। ग्रॉस वैल्यू एडेड कंपोनेंट, ग्रॉस वैल्यू एडेड क्या होता है? ग्रॉस वैल्यू एडेड, जो भी चीज आपका लेवल पे जो इंक्रीज होता है, हर लेवल पे जो चीज आपका वैल्यू एडिशन होता है उसे ग्रॉस वैल्यू एडिशन कहते हैं। ठीक है, तो जीवीए, जीवीए कंपोनेंट का जो ग्रोथ हुआ है, रियल जो जीवीए का ग्रोथ हुआ है एक्चुअल में, नॉमिनल नहीं, रियल। ठीक है, अगर आपको ये समझ नहीं आ रहा, आप इसकी बेसिक्स जाकर के पहले क्लियर करो। ठीक है,
अदरवाइज आपको क्या है ना, मैं इकोनॉमिक की बेसिक की भी सीरीज शुरू कर दूंगा, हालांकि अभी कोई प्लान नहीं है मेरा उसका। तो बेसिकली ये चीज है, ठीक है। तो ईयर ऑन ईयर ग्रोथ जो है ये कैसी रही है, तो देखो सर्विस सेक्टर में कैसी रही है, या आपका इंडस्ट्री सेक्टर में कैसी रही है, एक बार आप खाली देख लो कैसी रही है, कोई खास इसमें चेंज हमें देखने को मिला नहीं है। लेकिन शेयर ऑफ रियल जीडीपी कंपोनेंट की बात करें तो कैसे क्या रहा है, देखो यहाँ पर अलग अलग चीज सब दे रखा है, जैसे कि पीएफसीई पीएफसीई। अब आप कहोगे पीएफसीई क्या है ना, आपके मन में आएगा जीएफसीएफ क्या है, पीएफसीई क्या है ना। तो पीएफसीई क्या है, आप बताओ इसका कहाँ पे दे रखा होगा। देखो आपको, अगर आपको ये शॉर्ट फॉर्म समझना है तो सिंपल सा, आप इकोनॉमिक सर्वे में ही ऊपर ये आता है बटन, आपको शो करता होगा सर्च का, ठीक है। आप सर्च बटन को डालोगे और वहां पे डालोगे कि पीएफसीई क्या है, आपको शुरुआत में जो 40 पेज तक दे रखा है वो वही चीज है। हालांकि मैं आपको बता रहा हूँ, ये है आपका प्राइवेट फाइनेंशियल फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, प्राइवेट का फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर कितना हो रहा है वो, ठीक है। तो ये चीज है। ऐसे ही चलो आप इसको सर्च करके देख लो जीएफसीएफ को, ठीक है। चेक करते हैं, आपको चेक करना सिखा रहे हैं, आप भी चेक करो, ठीक है। एक सेकंड। हम्म, ये देखो जीएफसीएफ, सर्च करो, सर्च करते हैं। ऑल राइट, पीछे जाओ, क्या है, ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन ये है, ठीक है, ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, जीएफसीएफ। और यदि हम पीएफसीएफ भी देखते हैं दोबारा से, पीएफसीएफ क्या है, लेट्स सी, सर्च करो, काम हो जाएगा आपका। एक सेकंड, मैंने कुछ गलत टाइप कर दिया क्या, पीएफसीई है, सॉरी पीएफसीई है, पीएफसीई। आ जाओ देखो, ये आपका प्राइवेट फाइनेंस कंजप्शन एक्सपेंडिचर जो मैंने आपको बताया, ठीक है। तो ये चीज आपका है, ठीक है। तो ये आपको देखने को मिलता है कि कैसे कैसे क्या क्या चीज इसमें इंक्रीज हुआ है, ठीक है। तो यदि अब हम बात करें कि 2019 को दर्शाया गया है नीले कलर से, ठीक है, फिर 2022 को पीले कलर से, इस हिसाब से आपको दर्शाया गया है, तो कैसा शेयर रहा है ये चीज दिखाया गया है, ठीक है। आई होप ये आपको समझ आ रहा होगा। एक्सपोर्ट ऑफ गुड एंड सर्विसेज जो है ये कैसा रहा है, इसमें गुड एंड सर्विसेज के एक्सपोर्ट में कैसा रहा है, इंपोर्ट में कैसा रहा है सिचुएशन, ये सब चीज सब दिखाया गया है, समझ आ रहा है तो ठीक है, अदरवाइज कोई इसमें ज्यादा नहीं है। सीपीआई इन्फ्लेशन जो है वो कैसा सीन रहा है, सीपीआई इन्फ्लेशन देखो वो बढ़ा है, सीपीआई इन्फ्लेशन, ठीक है। नॉर्मल सीपीआई भी, सीपीआई फूड भी, ठीक है, दोनों का दोनों बढ़ा है, यहाँ पे आपको शो हो रहा होगा। उस हिसाब से देखो, इंडियन रूपी परफॉर्म्ड वेल कंपेयर टू अदर ईएमई, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। इंडिया का जो रुपया है ये बाकी इमर्जिंग इकोनॉमी, इमर्जिंग मार्केट इकोनॉमीज के कंपैरिजन में ये बेटर परफॉर्म किया है, देखो कैसे। साउथ अफ्रीका जो है ये कितना डेप्रिशिएट किया है, 16.5%, ब्राजील 11.5%, ऑस्ट्रेलिया 10%, इस प्रकार से डेप्रिशिएट किया है। भारत कितना किया है, 8.8%, चाइना 8.8%, ठीक है। और यूके तो डेवलप्ड है, ये तो इमर्जिंग मार्केट है भी नहीं, फिर भी वो भी 8.6% से डेप्रिशिएट किया है। जापान देखो डेवलप्ड है, फिर भी 7.7% से डेप्रिशिएट किया है, तो यानी कि सबकी पिटाई हुई है। ये यहाँ पे जो हम लोगों ने फर्स्ट लेक्चर सेकंड लेक्चर में देखा था कि उनके डेप्रिशिएट होने से क्या होता है और डॉलर के अप्रिशिएट होने से क्या होता है, तो उसका यहाँ पे प्रूफ दिखा रखा है कि कैसे क्या डेप्रिशिएशन हुआ है। तो ये सब आपके दिमाग में बैठ जाएगा कि हाँ सच में ही ऐसा हुआ है, अदरवाइज तो आप कहानी सुनते हो आपको याद नहीं रहता, अब आप ग्राफ देख लोगे तो याद रहेगी चीजें, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं आपके सामने। उस साथ ही ये देखो, ये क्या है, वाइडेंड करंट अकाउंट डेफिसिट, जो मैंने कहा था आपको कि करंट अकाउंट डेफिसिट जो है वो बढ़ जाएगा, वाइडन हो जाएगा। तो वाइडन कैसे होगा वो चीज शो कर रखा है इधर, ठीक है, कैसे बढ़ जाएगा ये चीज, देखो इधर ध्यान से। सेकेंडरी इनकम, प्राइमरी इनकम, गुड्स एंड सर्विस, करंट अकाउंट बैलेंस, ये सब चीज शो कर रहा है इधर। करंट अकाउंट बैलेंस जो है वो नीचे की तरफ गिर रहा है, ठीक है, करंट अकाउंट बैलेंस जो है नीले कलर से शो कर रहा है, ये नीचे की ओर जाता जा रहा है, करंट अकाउंट बैलेंस, ठीक है, बैलेंस नीचे की ओर जाते जा रहा है। उसके बाद फिर यदि हम बात करें सेकेंडरी इनकम, प्राइमरी इनकम, ये सब का सब यहाँ पे आपको दे रखा है ये चीज, ठीक है। उस हिसाब से क्या है, ये कह रहा है, लेकिन भारत सरकार का कहना है, लेकिन घबराने की आवश्यकता नहीं है आपको। क्यों, क्योंकि हमारे पास एडिकेट अमाउंट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है, ताकि हम सीएडी को फाइनेंस कर सकें। सीएडी का मतलब क्या है, सीएडी का मतलब, सीएडी का मतलब क्या है, करंट अकाउंट डेफिसिट। करंट अकाउंट डेफिसिट को फाइनेंस करने के लिए हमारे पास यहाँ पे एडिकेट फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है, देखो ज्यादा गिरावट नहीं आई है, ठीक है, हम झेल जाएंगे, आने वाले कुछ टाइम तक हम इसे झेल सकते हैं, तो इसलिए आपने घबराना नहीं। ऑलराइट, तो ये हम लोग को ये चीज देखने को मिल रही है, ये सारी चीज हम लोग सब देख रहे हैं। तो यह आप शो कर सकते हो कि मतलब अगर ऐसा प्रश्न आए एग्जाम में कि क्या आप ये कह सकते हो कि जो अपना करंट अकाउंट डेफिसिट जो बढ़ रहा है
उससे भारत की स्थिति पे इम्पैक्ट कैसा पड़ेगा, तो आप कह सकते हो कि अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक सर्वे कि अपने पास इतना फॉरेक्स रिजर्व है कि हम करंट अकाउंट डेफिसिट को मैनेज कर पाएंगे, हम उसे फाइनेंस कर पाएंगे उसे, तो इसलिए उतना घबराने की हमें आवश्यकता नहीं है। इस हिसाब से आप अपना एंड कर सकते हो, कंक्लूजन बना सकते हो। ठीक है, ये मैं आपको बताते जा रहा हूँ कि कहाँ पे आप कैसे यूज कर सकते हो। उसका देखो यहाँ पे क्या है, फ्रीट कॉस्ट जो है ये डिक्लाइन कर रहा है क्योंकि ट्रेड स्लो हो रहा है। ठीक है, फ्रीट कॉस्ट क्या मतलब होता है, मतलब कि जो सामान को माल ढुलाई का जो खर्चा है वो कम हुआ है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, ट्रेड स्लो हुआ है, सिंपल सा। ठीक है, वो चीज का ग्राफ है। शेयर ऑफ एक्सपोर्ट इन जीडीपी एक्सपेंड डिस्पाइट ग्लोबल स्लो डाउन। देखो ये कहा है, हम लोग का इकोनॉमिक स्लो डाउन के बाद भी हम लोग का जो जीडीपी है ये एक्सपेंड किया है एक्सपोर्ट के मामले में। तो वो कैसे है, देखो एक्सपोर्ट ऑफ गुड एंड सर्विसेज, देखो क्या है, एक्सपोर्ट के लिए ये है पॉइंट 20% के आसपास था 2019-20 में, लेकिन अब ये बढ़ करके 22% के आसपास ये आ चुका है। ठीक है, तो ये इंक्रीज किया है। ठीक है, एक्सपोर्ट ऑफ गुड एंड सर्विसेज हमारी इंक्रीज के डिस्पाइट दी ग्लोबल स्लो डाउन में होने के बावजूद भी हम लोग का जो एक्सपोर्ट है ये इंक्रीज क्या है कहोगे, सौ यहाँ पे तो आपका इंपोर्ट जो है वो भी तो राइज किया, हाँ डेफिनेटली राइज किया है, बट यहाँ पे तो हमें ये बताने की एक्सपोर्ट राइज किया है। तो आपको जैसा पॉइंट शो करना हो वैसा आप यहाँ पे अपना एजेंडा चलाने के लिए उस प्रकार का आप अपना तर्क रख सकते हो। क्योंकि अगर देखो देखो भारत का इंपोर्ट तो इतना ज्यादा बढ़ेगा उसके लिए पॉइंट दे दिया। ठीक है, आपको जिस हिसाब से वहां पे मेंशन करना है वो चीज को मेंशन कर सकते हो कि हाँ हमारा एक्सपोर्ट बढ़ा, बैलेंस करके अगर आपको लिखना है पॉजिटिव लिख लिखना है, अगर आपको उसे बैलेंस करना है तो ऐसे लिख सकते हो कि इंक्रीज हुआ है एक्सपोर्ट, लेकिन उसके कंपैरिजन में जो इंपोर्ट है वो उससे कहीं ज्यादा तेजी से मल्टीप्लाई इफेक्ट की तरह वो काफी ज्यादा ग्रो किया है। तो आप इस तरीके से उस चीज को कह सकते हो। ठीक है, उसके बाद देखो उसका कहता है कि डिस्पाइट स्ट्रॉन्ग ग्लोबल हेडविंड एंड टाइट डोमेस्टिक मॉनेटरी पॉलिसी। देखो यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आती है, ग्लोबली जो है टाइट मॉनेटरी पॉलिसी लेकर के आई गई है, मैंने आपको दोनों लेक्चर में बताया था, बट स्टिल इंडिया जो है उसकी एक्सपेक्टेशन है 6.5 से 7% के आसपास की ग्रोथ रेट रखने की। अब सोच के दो, ये अपने आप में एक चमत्कार जैसा है। ठीक है, कि मतलब ग्लोबली आप कितना बढ़ोगे तो 1.5%, 2%, 3%। ठीक है, इंडिया कितना बढ़ेगा, 6.5 से 7%। हर जगह आप स्लो हो रहा है। ठीक है, लेकिन हर जगह स्ट्रॉन्ग ग्लोबल हेडविंड आ रही है कि वो स्लो होगा। ठीक है, मतलब कि हवाएं चले, हवाओं की रुख ऐसी है कि वो नीचे की तरफ जाएगा सारा इकोनॉमी। ठीक है, टाइट मॉनेटरी पॉलिसी आएगी, टाइट डोमेस्टिक मॉनेटरी पॉलिसी होगी, बट स्टिल इंडिया इतना ग्रो करेगा। एंड दैट टू, देखो स्पेशल पॉइंट, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, आई एम एम्फसाइजिंग इट अगेन एंड अगेन, कि विदाउट द एडवांटेज ऑफ बेस इफेक्ट, बेस इफेक्ट के एडवांटेज के बिना। अब आप कहोगे बेस इफेक्ट क्या है, देखो मैंने बताया था पहले भी क्या है, कि अगर आपको सपोज आज के टाइम पे मान लो पिछले साल आपका 100 रुपया था। ठीक है, 100 रुपया था आपका 2 साल पहले आपका किसी चीज का प्राइस। ठीक है, अ, उसमें 10% अगर इंक्रीज हुआ, 10% इंक्रीज होगा तो कितना होगा, 110। ठीक है, 110 होगा, डेफिनेटली 110 होगा। ओके, लेकिन अब कोरोना सपोज आता है और कोरोना ना इसको सपोज कि 40% गिरा देता है, तो कितना हो जाएगा ये, 60 पे आ जाएगा उतर करके। ठीक है, जीडीपी आपकी 60 पे उतर करके आ गई, 60% से ग्रो करिए। अब क्या होगा, अगर सपोज अब इसमें 50% जो है, 50% का हमें ग्रोथ रेट देखने को मिल रहा है नेक्स्ट ईयर। सपोज पिछले साल हम लोग कहते हैं कि 50% तक ग्रो किए, तो ये कहाँ पे पहुंचेगा, 90 पहुंचेगा, 90 पे। तो 50% ग्रो करने के बाद भी हम अपने एक्चुअल जो लेवल पे हम पहुंचे थे 100, उस 100 पे नहीं पहुंच पाए, 100 से अभी भी हम पीछे हैं। ठीक है, फॉरगेट अबाउट 110। यहाँ पे 10% इंक्रीज होने पे 110 पे पहुंच रहा है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे 50% इंक्रीज होने के बाद भी अपने पहले वाले पॉइंट पे हम नहीं पहुंच पा रहे हैं। ये है बेस रेट। ठीक है, बेस इफेक्ट। तो बेसिकली कहा गया है भारत को बिना बेस इफेक्ट के एडवांटेज के भी भारत 6.5 से 7% ग्रो करेगा। बेस इफेक्ट होता, उसका एडवांटेज होता, वो तो एक अलग बात थी कोरोना के टाइम पे, किंतु अब हम रिकवर कर चुके हैं, स्टिल हम यहाँ पे बिना बेस इफेक्ट के भी हम लोग यहाँ पे ग्रो कर रहे हैं। वो चीज यहाँ पे दर्शाया गया है, तो ये चीज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। आप यहाँ पे ये सब चीज मेंशन कर सकते हो, ये रिफ्लेक्ट करता है कि इंडिया की इकोनॉमिक रेजिलियंस की। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इट it is a reflection of India's underlying economic resilience, of its ability to recoup, renew and re-energize। देखो ट्रिपल आर, आर आर आर, जो आपने मूवी देखी थी ना आर आर आर, वो आर 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 यहाँ पे भी सरकार ने मेंशन किया है। क्या है, आप यहाँ पे जब भी कंक्लूजन वगैरह लिखना चाहो एग्जाम में या कुछ लिखना चाहो तो लिखो एबिलिटी, एबिलिटी टू रिकूप, रीन्यू एंड री एनर्जाइज द ग्रोथ ड्राइवर ऑफ इकोनॉमी। ठीक है, ये इस चीज का रिफ्लेक्शन है। ठीक है, हमने रिकूप किया, दोबारा से हम लोग जीते हैं,
रिन्यू किया है हम लोगों ने चीजों को, नए से सब चीज को किया है, री एनर्जाइज, पूरी ताकत से आए हैं। ठीक है, ये सारी चीजें आप इसे मेंस के आंसर राइटिंग में इसका यूज कर सकते हो। ठीक है, आई होप आपको मजा आ रहा होगा। ठीक है, 15 मिनट की वीडियो हो चुकी है, कोई बात नहीं, ठीक है, थोड़ी और लंबी सी, 5 मिनट और से दिखता है। ये यहाँ पे आपका दे रखा है कि अलग अलग लोगों ने कैसे कैसे प्रोजेक्ट कर रखा है। ठीक है, किसी ने 7.3 से प्रोजेक्ट कर रखा है कि हमारी ग्रो होगी, किसी ने 6.9, किसी ने 6.6, एवरेज निकल के आता है 6.9। ठीक है, तो इतना लोगों ने कह रखा है कि अपना ग्रो करेगा, मतलब ओईसीडी भी कह रही है, जो सबसे कम कह रही है वो कह रही है 6.5% तो हम ग्रो करेंगे ही करेंगे, बाकी और देश के कंपेरिजन में ऐसा नहीं है। ठीक है, तो ये चीज है। अच्छा, यहाँ पे एडीबी आपको देखने को मिल रहा होगा। ठीक है, एडीबी एशियन डेवलपमेंट बैंक है। ठीक है, इंपॉर्टेंट चीज है। आईएमएफ जो है आपको पता ही है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है। आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, एसबीआई आपको पता है। ठीक है, ओके, ये देखो, उसका भी कहा गया है कि प्राइवेट कंजम्पशन जो है ना जीडीपी के परसेंटेज पे, ये 58.4% है। ठीक है, यानी कि हम लोग, मैंने कहा था आपको कि प्राइवेट कंजम्पशन जो है ये हम लोग का बढ़ा है पिछले कुछ टाइम में। अब प्राइवेट कंजम्पशन होगा तो क्या होगा, हमें एक्सपोर्ट पे ही सारी निर्भरता नहीं रखनी पड़ेगी। आज हम लोग के साथ क्या होता है कि हम एक्सपोर्ट के ऊपर बहुत ज्यादा निर्भरता है अपनी पैसा इकोनॉमी को चलाए रखने के लिए, लेकिन यदि हम प्राइवेट कंजम्पशन की बात करें तो ये भी इकोनॉमी को चलाती रहती है। और ये भी 58.4% जीडीपी के अकॉर्डिंग, यहाँ पे जीडीपी की 58.4% जो है यहाँ पर है। ये आपको रटना है क्या डेटा? नहीं, रटने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि एक ही क्वार्टर का ही है। बेसिकली आपको ट्रेंड समझना है कि आखिर क्या है। तो प्राइवेट कंजम्पशन एक रोल प्ले करता है आपकी इकोनॉमी में, वो चीज आपको पता होना चाहिए। 50% के आसपास का, ठीक है, जीडीपी के 50% जो है वो प्राइवेट कंजम्पशन को रहता है। एंड इट इज हाईएस्ट अमंग द सेकंड क्वार्टर ऑफ ऑल द ईयर्स सिंस 2013-14। देखो, अगर ये आपका ऐसा आ जाए कि रिसेंटली प्राइवेट कंजप्शन हैज बीन हाईएस्ट अमंग द सेकंड क्वार्टर ऑफ ऑल द ईयर्स, ठीक है, सिंस लास्ट 7 ईयर्स, तो आप बोलोगे यस, प्रीलिम्स में क्वेश्चन बन सकता है, तो डेफिनेटली हाँ, वो हाईएस्ट रहा है। ठीक है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर कुछ चीजें रीबाउंड हुई है, जैसे कि कॉन्टेक्ट इंटेंसिव सर्विस रीबाउंड होने की वजह से। देखो, प्राइवेट कंजम्पशन बढ़ी है हमारी, क्यों बढ़ी है उसका रीजन दे रखा है यहाँ पे। कॉन्टेक्ट इंटेंसिव सर्विस के बढ़ने की वजह से, जैसे कॉन्टेक्ट इंटेंसिव का क्या मतलब है, जहाँ पे कि छुआछूत होता हो, मतलब कि जहाँ पे छूना होता हो, बेसिकली कॉन्टेक्ट होता हो बेसिकली वहां पे। ठीक है, वो वाला छुआछूत नहीं। तो ट्रेड, होटल, ट्रांसपोर्ट, ठीक है, इन सब जगहों पे हमें खुला देखने को मिल रहा है। इनमें क्या हुआ, 16% का हमें ग्रोथ देखने को मिला है। ठीक है, अब ये आपको डेटा नहीं रटना, डेटा नहीं रटना, ये ये बात आपको समझनी है कि क्या है, कि प्राइवेट कंजम्पशन का जो इंक्रीज हुआ है ये जीडीपी में, इसके पीछे का रीजन क्या है, और ये हाईएस्ट क्यों रही है इतने पिछले इतने सालों में। ठीक है, तो वो इस वजह से, क्योंकि कॉन्टेक्ट इंटेंसिव सर्विस जो है वो वापस से रीबाउंड की है। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। आई होप आपको क्लियर होगा। देखो, ये सब चीजें रखा है। इनहेंस्ड कैपिटल यूटिलाइजेशन एंड बिजनेस सेंटिमेंट। कैपिटल यूटिलाइजेशन और बिजनेस सेंटिमेंट जो है ये आपका कैसा रहा है, अब देखो। कैपेसिटी यूटिलाइजेशन, कैपेसिटी क्या ढंग से यूटिलाइज की गई है 2019 में, इतनी थी, लेकिन 2021 के टाइम पे क्वार्टर 1 में नहीं हो पाई यूटिलाइज ढंग से, किंतु फिर से वापस वो रिबाउंड कर रही है, आपकी कैपेसिटी यूटिलाइजेशन हो रही है प्रॉपर तरीके से। उसके बाद फिर यदि हम बात करें बीईआई की, तो क्या है, बिजनेस सेंटिमेंट की बात हो रही है यहाँ पे। तो बिजनेस सेंटिमेंट जो है, क्या ये राइज हुआ है? डेफिनेटली बिजनेस सेंटिमेंट भी राइज हुआ है। ठीक है, बोलो हुआ है कि नहीं हुआ है? डेफिनेटली हुआ है। ठीक, तो ये चीज आपका ग्राफ शो कर रहा है। तो आप ऐसा शो कर सकते हो कि क्या इम्पैक्ट पड़ा है कोरोना के अभी रिबाउंड होने पे, तो कह सकते हो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन बढ़ा है, बिजनेस सेंटिमेंट जो है वो हमें पॉजिटिव देखने को मिल रहा है। आप इन कीवर्ड्स का प्रयोग कर सकते हो एग्जाम में। ठीक है, बीईआई क्या है, बिजनेस एक्सपेक्टेशन इंडेक्स, बिजनेस का एक्सपेक्टेशन क्या बढ़ा है, इंडेक्स उसका वहां बढ़ा है, बीईआई इंडेक्स बढ़ा है आपका। ठीक है, तो ये चीज है। फिर देखो, प्राइवेट कंजप्शन हाईएस्ट आया 2015 से। ठीक है, 2015 की यदि बात करेंगे तो कितना रहा है प्राइवेट कंजप्शन, और ये कितना बढ़ते बढ़ते हो गया परसेंटेज ऑफ जीडीपी के टर्म में। ठीक है, तो ये हाईएस्ट रहा है अभी के टाइम पे। आप इधर देखो बड़े ध्यान से, तो ये चीज आप कह सकते हो 2015 के बाद जितना भी है उसमें ये हाईएस्ट है अभी ये। ठीक है, प्राइवेट कंजप्शन हाईएस्ट, ठीक है, हाईएस्ट है परसेंटेज ऑफ जीडीपी के टर्म में। फिर यदि हम बात करें कि कंज्यूमर का कॉन्फिडेंस कितना बढ़ा है, क्या बढ़ा है कि घटा है कि क्या हुआ है, तो देखो यहाँ पे दो चीज दे रखा है, करंट सिचुएशन इंडेक्स और फ्यूचर एक्सपेक्टेशन इंडेक्स। इतना डिटेल में जाने की आवश्यकता नहीं है, बेसिकली देख लो कैसा रहा है ट्रेंड। ठीक है, बेसिकली ये काफी ज्यादा घटा है इधर। ठीक है, और फिर वापस से रिबाउंड भी कर रहा है, कोरोना के टाइम पे घटा लेकिन वापस से रिबाउंड कर रहा है, तो वो चीज है बेसिक, कोई रटने की आवश्यकता नहीं। ठीक है, ऑल राइट, तो क्या यहाँ पे अभी हम एंड कर दी इस वीडियो को?
ठीक है, एंड कर देते हैं, कोई इशू नहीं। नेक्स्ट वीडियो में फिर हम देखेंगे इसका कंटिन्यूएशन पॉइंट नंबर 1.18 से। ठीक है, आई होप मजा आ रहा होगा, मजा आ रहा है कमेंट करके बताइए कैसा लग रहा है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राम राम।